अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। दो इश्यूज़ हैं। अब चूँकि मामला तो अदालती खबरें भी बहुत सी हैं, लेकिन इन इश्यूज़ पे बात करना बहुत ज़रूरी है। एक तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से क्या होने जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है और हुकूमत क्या चाह रही है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और सबसे अहम जो इशू है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपना कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट बैकग्राउंड पे मैं चला दूँगा। 2 सफ़ों का अपना स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया है, अंग्रेज़ी में भी, और उर्दू ट्रांसलेशन बड़ी खूबसूरत तरीके से तैयार की गई है। सरीना ईसा भी इस तरह के पहले वो स्टेटमेंट जारी करती थी, अंग्रेज़ी में भी तैयार होकर आती थी, उर्दू में भी तैयार होकर आती थी। वो बैकग्राउंड पे चल रही होगी, गाड़ी की तस्वीर भी बैकग्राउंड पे चल रही होगी, जिस गाड़ी पे उन्हें एतराज़ था। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले ज़्यादा लंबी बातें की हैं अकरम चौधरी ने 239 से छोटा सा क्लिप ज़रूर सुनिएगा और बड़े गौर से सुनिएगा कि वो क्या कह रहे हैं। नीले कपड़े पहने हुए, पता कोई नहीं, और जो वो कह रहे हैं उसको सेकंड कर रहे हैं। मैं अभी आपके सामने, पहले ज़रा वो सुन लें आप। मैं हल्फन इस बात को कहता हूं कि जिस वक्त जज साहब मेरी गाड़ी की खिड़की पे आए हैं, जो कुछ कहा है उन्होंने कहा है, मैंने आगे से एक लफ्ज भी नहीं कहा। मैं अपनी गाड़ी से भी नहीं उतरा। उसकी फुटेजेस मौजूद हैं, उसकी पूरी वीडियो मौजूद है हमारे पास। स्पीकर साहब ने क्या कहा? आपकी मुलाकात हुई है स्पीकर साहब, इस हवाले से क्या कहा, उनका मौक़िफ़ क्या है? सर देखें, स्पीकर साहब का जो भी मौक़िफ़ है वो इंशाल्लाह जो खुद देंगे, और इंशाल्लाह जो हमारी कमेटी फैसला करेगी उसके मुताबिक आइन और कानून पे अमल होना चाहिए। अच्छा, इस मुल्क के अंदर आइन और कानून पे अमल करना हर शख्स के ऊपर यकसा लाजिम है। जी, आपने सुन लिया। और ट्रिब्यून में खबर छपी है, ईशा श्रग्स ऑफ इंटिमिडेशन एज PTI MNA इन्वोक्स प्रिविलेज। बड़ा अच्छा किया उन्होंने प्रिविलेज देकर। और उन्होंने कि एक MNA को गिरफ्तार कर लेना रूल 106 की खिलाफ वर्जी है, और 3 घंटे तक पुलिस के कस्टडी में रखा। ये प्रिविलेज मूवमेंट, इस्तेहकाक की मूवमेंट, बड़ा अच्छा इवेंट, बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात सामने आनी चाहिए। और चीमा को जो है ना रिहा किया गया था असद कैसर की इंटरवेंशन की वजह से। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फरमाया कि जनाब ये गाड़ी जाली नंबर प्लेट थी, नॉन कस्टम पेड थी। अच्छा, इसका भी जवाब इसी प्रेस रिलीज़ में आ गया, ये बैकग्राउंड पे चल रही होगी। SP City Rana Wahab told the Express Tribune that the matter was only about illegal number plate and the traffic police fined the lawmakers on this. Chima vehicle is perfectly clear and you can pick it from the police whenever you want, he added. बिल्कुल साफ, बिल्कुल सही है, कस्टम पेड है, रजिस्टर्ड है। और यहीं से तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का बयानिया धड़म से नीचे गिर गया। आप यहीं से समझ सकते हैं। वो 2 सफ़ों की अंग्रेज़ी में भी है, उर्दू में भी है, वो बैकग्राउंड पे मैं चला दूंगा। लेकिन उससे पहले एक मैं कल भूल गया था, लेकिन वो मैं अभी ज़रूर चलाना चाहूँगा कि ASI report reveals that Justice Qazi Issa inquired why he did not stop black colored vehicle. ASI replied the vehicle was of MNA Akram Chima. On this, the ASI mentioned Judge Sahab snubbed him saying, "You the policeman eat haram." अब ये पुलिसमैन पे भी इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम हराम खाते हो। ये उसी तरह के इल्ज़ाम आते हैं जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले के लाइव कवरेज दिखाई जाए, फिर ख़ुद बहस करने आ गए, और दुनिया जहां की जो बातें उन्होंने की सब लोगों का एतराज़ रहा, और वो हलफ की खिलाफ वर्जी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट नज़र चौहान ने एक रेफरेंस भेज दिया। उस रेफरेंस पता नहीं, आई डोंट नो जुडिशल काउंसिल क्यों फिक्स नहीं कर रही है। वो मैं कोशिश करूँगा कि वो बैकग्राउंड पे मैं रेफरेंस चला दूँ
जो नज़र चौहान ने शेयर किया था मेरे साथ, वो बैकग्राउंड पे वो भी चल जाए, और उम्मीद है कि इस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नोटिस लेगी और इस मामले को सेटल करेगी। और 2 सफ़ों का ये जो है, इसमें उन्होंने को 8 सवाल उठाए, वो 8 के 8 सवालों का जवाब एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ख़बर में आ चुका है। और सिर्फ यही नहीं है, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एतराज़ था कि फवाद चौधरी और अकरम चीमा ने क्यों ना करते वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मैं आज फिर मुतालबा करता हूँ, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक बैकग्राउंड पे चल रहा होगा 2017, उसके साथ बनाए ना जुडिशल कमीशन, इसका क्लैरिटी आ जाए। हमारे दोस्त हैं अमानुल्लाह करनानी साहब, साबका सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, और उन्होंने डिमांड की है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर खुद नोटिस लेना चाहिए। जस्टिस काजी फायज़ ईसा इस मामले को आकर नोट बनाते, रजिस्ट्रार के हाथे सुप्रीम कोर्ट को भेजते, सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस आर्टिकल 184(3) के और लेना चाहिए। मैं भी डिमांड कर रहा हूँ कि इस मामले में आज खुद नोटिस लेना चाहिए और हकायक सामने आने चाहिए कि सच क्या है, कौम को सच पता चलना चाहिए। बहुत हो गया है, बहुत चीज़ें समझ में आ गई। एक तरफ वो अपनी कहते थे उनकी बेगम साहबा के हवाले से कोई बात नहीं है, उन्होंने वो फिर जिक्र किया। इसके बाद FIA ने कमज़ोर FIR दर्ज की, मगर ये 4-5 दिन बाद ताख़ीर में। अब एक जज को तो पता होना चाहिए कि पुलिस जो रिपोर्ट दर्ज करती है फ़ौरन हो सकती है, FIA में पहले इंक्वायरी होती है और फिर पर्चा दर्ज होता है। ये तो मेरा ख्याल है बच्चे को भी पता है। और कत्ल की धमकियों का उसी बंदे के ऊपर जिक्र था, अपना मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन, जो भुगतना था उसने भुगत लिया। अब कत्ल की धमकियां क्या हैं क्या नहीं है, पर्चा दर्ज कराना चाहिए था अगर कोई कत्ल की धमकियां थी। वो आपने हर एक ने वो वीडियो देखी है। मैं नहीं समझता ये सियासी तौर पर, यानी मैं अब समझता हूँ, मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ कहता हूँ कि ये सियासी जज हो गए। और ये सोचना चाहिए मुतल्लिका लोगों को कि इस हवाले से क्या करना है। और मैं भी कई दफ़ा रेड जोन पे गाड़ी चलाया हूँ, मैं कई दफ़ा गाड़ी खड़ी की है। अब ये कहना कि गाड़ी खड़ी करके अब वहाँ गाड़ी, अब खुदा ना खासा गाड़ी ख़राब हो जाए, कोई एमरजेंसी आ जाए, कोई ऐसे हालात बन जाए, अब आप हमेशा के लिए थोड़े अरसे के लिए गाड़ी अगर खड़ी भी की है, इट मेक नो डिफरेंस। और आपके पास स्टाफ बहुत था, आपको चाहिए था आप अपने उनके ज़रिए कहते कि कंप्लेंट दर्ज कराएं, आपको खुद आगे आना नहीं चाहिए था। तो ये तो आप कह रहे हैं गली मोहल्ले में बातें उठेंगी और आपकी ज़ात के बारे में बातें होंगी, तो इससे बदनाम तो अदलिया होगी ना। अब सारे वाकई में देखा जाए अदलिया बदनाम हो रही है ना सारे मामले में। लोग यानी चंद ही होंगे जो आपकी सपोर्ट कर रहे होंगे जस्टिस काजी फायज़ ईसा की, वरना बाकी तो समझ रही अच्छा कदम नहीं है ये। जज साहब को कोई इस्तेहकाक नहीं है, उन्होंने किस कैपेसिटी में रोका। कानून जो है ना, कानून जज को तो कानून आता है ना जी, उस कानून को अगर सामने रख के देखे तो ये तो रिपोर्ट करना था। वो कौन होते हैं कि रोकने वाले, रोक के बैठ के पुलिस को पकड़ाना, और ये सारे मामले में किस कॉन्टेक्स्ट में। अगर खुदा ना खास्ता किसी ने हमला किया तो सेल्फ डिफेंस का और केस है, ये सेल्फ डिफेंस का तो केस है ही नहीं है। जो बातें सारी अब कह दी हैं, अब तो मामला देखना पड़ेगा। 3 मैंने बातें कही हैं, प्रिविलेज मूवमेंट और प्रिविलेज का फैसला करना चाहिए हमारी नेशनल असेंबली को। और दूसरी बात है सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेना चाहिए। तीसरा मैं डिमांड कर चुका हूँ, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, ये चीज़ें सारी सामने में आनी चाहिए। और जस्टिस काजी फायज़ ईसा को अब सोचना चाहिए, 1000 बार उन्हें सोचना चाहिए कि इस तरह की बातें मत करें। वो मजाक उड़ रहा है, यानी वो कब तक ये करते रहेंगे। उन्हें तो चाहिए आखिर ये हैं जी, वो असासे मेरी बेगम साहबा के ये हैं मनी ट्रेल, और मैं फिर बैकग्राउंड पे वो चला देता हूँ वो FBR की रिपोर्ट जो 10.5 करोड़ रुपया है, 9.5 करोड़ की डिटेल नहीं है इनके पास। वो सारी तफसीलात मैं आपके सामने बैकग्राउंड पे बार मैं चलाता हूँ जो अवेलेबल है। और नज़र चौहान यही चाह रहे हैं कि चीज़ें सारी हैं, रिपोर्ट को फेंक दें, FBR को इसको फेंक दें उठाकर। लेकिन वो 3 चीज़ें हैं, मैं फिर दोहरा दूँ। पहला है कि जॉइंट अकाउंट डिक्लेयर नहीं है, और जस्टिस अखलाक का केस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसमें वो जज फारिग कर दिए गए थे। दूसरा ये है कि फॉरेन करेंसी अकाउंट, फॉरेन रिमिटेंस बाहर से नहीं, पाकिस्तान से पैसा डाला है, वो एग्जम्प्टेड नहीं है, उस पर ट्रेल आपके पास नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम आप कुछ दे नहीं सके। वो पैसे भिजवाते रहे बच्चों के खर्चे के लिए, उसे जजादें खरीद ली गई कुछ अरसे के दौरान, तो बच्चों के खर्चे कैसे किए। तो ये सवाल सारे हैं, ये उन्होंने खुद क्लियर करना चाहिए, पहले दिन से दे देने चाहिए। आज तक बताएं कौम, यानी इसी तरह की मैं समझ रहा था शायद ये इसके अंदर वो सारी तफसीलात दे दी हैं, वो वजाहत सारी एक्सप्लेन कर दी है, मगर नहीं है सारी। उम्मीद करता हूँ
काजी फाइज साहब तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे और अपने आप को अपने खुद कहेंगे सुप्रीम काउंसिल को कि आ जाए वो सारे मामले की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो भी है सुप्रीम काउंसिल अपने तयन कर ले। आते हैं आके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वही तरीका स्टेट का डरावना धमकाना, मैं इसमें वाज़ेह तौर पर बात कह चुका हूँ। ये मामला बहुत नाजुक है, आपने कुछ कमिटमेंट की थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई, अब उस कमिटमेंट की एनफोर्समेंट का इशू है। ये मामला सारा जो है ना, आपको मुफ्ती मुनीबुर रहमान जैसे मैं कह रहा हूँ, आपको मौलाना आपके ना एक चीज़ जहन में रख लें बात कि इसका एडवांटेज किसको मिलेगा। ऐसे हालात बनाकर मुल्क में हालात पैदा किए जाए, बाहर अमेरिकन कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हालात इस मुल्क में रहें। अफ़गानिस्तान में से इंडिया चला गया, इंडिया भी इस ताक में बैठा हुआ है और आपको पता है नवाज शरीफ बाहर बैठा, अगर इंडियन हाई कमीशन के किसी से मिल रहा है, वो गाड़ी वीडियो लीक हो चुकी है, आप सब देख चुके हैं, मैं चला भी चुका हूँ। तो फ़ायदा तो ये लोग लेना चाहते हैं ना। पर कहा भी गया कि इनकी मदद जो है वो इंडिया से हो रही है। भाई यहाँ आप देखिए मजमे के अंदर क्या कुछ हो सकता है, एनीबडी गेम्स, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस मसले को मिसाल के तौर पर आप फ़र्ज़ करें मुरीद के आपने रोक लिया, अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात पैदा हो गए, अमवात ज़्यादा होगी, शहादतें ज़्यादा होगी, तो क्या आप खामोखी रोकेंगे? गुजरांवाला रोकेंगे, खारिया रोकेंगे, गुजरात रोकेंगे, जेलब रोकेंगे, दीनिया रोकेंगे, कहाँ रोकेंगे? ये फिर मामला इतना फैल जाएगा आप रोक नहीं सकेंगे। और इसका फ़ायदा, इसकी ताक में कौन कौन बैठी हुई हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बैठी है, मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उल इस्लाम बैठी है। वो कल जब ये सारा कुछ हो जाएगा ना, कल वो कैच करने आ जाएंगे, एडवांटेज लेने आ जाएंगे। ये सोचना है हुकूमत वक्त को। कुछ आप ले गए हैं साद रिजवी को इस्लामाबाद, बिल्कुल ठीक है, वहाँ बैठ के मुज़ाकरात हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना है, हल आपको निकालना है इसका। और याद रखिएगा पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, लेकिन एक बार ज़हन में रखिएगा सिर्फ यही वजह नहीं है फैटफ में रहने की। फैटफ में रहने वो नहीं चाहते, वो लोग नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान फैटफ से निकले, और पाकिस्तान को जान के रखना है यहाँ पर उन्होंने। और इसका फ़ायदा यानी ये सारी बातें आप कर रहे हैं जितनी ये मौलाना फजलुर रहमान के दौर में जब अंसारुल मदीना वो आए थे, अंसार वाले, वो सारे आपके जितने अनकर सीनियर वहाँ कपड़े पहन के वहाँ पहुँचे हुए थे, क्या वो नहीं लेके आए थे डंडे बरदार और ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए? उस वक्त आपने सख्ती की होती तो ये हालात ना बनते। मैं मुतालबा करता रहा हूँ, उस वक्त ही मुतालबा करता रहा हूँ कि इसको सीरियसली लें, सख्ती से इस पर अमल रहा हूँ, लेकिन नहीं किया गया। अभी भी वक्त है और मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से भी मुतालबा करता हूँ, खुदारा कानून हाथ में मत ले, इसको टेबल पे बैठकर सेटल करें, गुफ्तो शनीद से मामले को हल करें। ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, इस मुल्क के लिए ज़रूरी है, इस मुल्क की मईशत के लिए ज़रूरी है, इस मुल्क को आगे ले जाने के ज़रूरी है। और ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि इमरान खान ने जितनी इस्लामोफोबिया के ऊपर, जितना ताजदार मदीना हाक़ा दुआ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मिलाद की महफिल, जितना ज़बरदस्त ख़त्म नबूवत पे केस इमरान खान ने पेश किया, ये भी मानना चाहिए हमें डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहिए। रब की ज़ात तो देख रही है ना, आका दो जहां हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता है ना ये सारा जो वाक़यात है। तो इश्क और प्यार तो वाज़ेह है, यहाँ बुक्स जो करेगा वो उड़ जाएगा, याद रखिएगा, उसका नाम निशान नहीं रहेगा। तो हमें ये सारी चीज़ों को बैलेंस करना है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।